नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं उसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि क्या सच में किसी देश की पुलिस व्यवस्था, वहां का लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर हो सकता है कि वहां से एक खालिस्तानी, एक आतंकवादियों को समर्थन देने वाला व्यक्ति, देश के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाने वाला व्यक्ति भाग जाए, पुलिस को चकमा दे करके निकल जाए, पुलिस के ऊपर हमला करे और पुलिस हाथ पे हाथ धरी रहे, बैठी रहे, कुछ कर न पाए, बस देखती रह जाए। और जब उससे पूछा जाए कि आखिरकार आपने किसी भी तरीके का जवाब क्यों नहीं दिया, जवाबी कार्यवाही क्यों नहीं की गई आपके द्वारा, तो पुलिस इस तरीके से बोलती हुई नजर आए कि सामने वाला हथियार लेकर के आया था, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार अमृतपाल सिंह, जो कि खालिस्तानी समर्थक था और साथ ही साथ पंजाब में एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम को अंजाम दे चुका है पिछले 23 फरवरी को, और वो भाग करके पुलिस के हथकंडे से निकल करके, पुलिस के चंगुल से बच करके भाग गया। पता नहीं है कि वो कहां है, लेकिन फिलहाल वो पुलिस से दूरियां बना चुका है और वहां से भाग चुका है। क्यों भाग रहा है ये खालिस्तानी, और आखिरकार पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी है, उसके ऊपर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अभी खबर है वो ये है कि द हंट फॉर खालिस्तान सपोर्टर अमृतपाल सिंह कंटिन्यू, इंटरनेट शट डाउन एक्सटेंड टिल मंडे। इंटरनेट भी बंद है पंजाब के अंदर में। आखिरकार इंटरनेट को बंद क्यों किया गया है? इंटरनेट को बंद करने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये जो खालिस्तानी समर्थक है अमृतपाल सिंह, वो पिछले कई दिनों से इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया और एसएमएस के थ्रू जो यूथ है पंजाब के अंदर में, उनको अपने साथ में मिलाने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ उनको अपने तरफ इसलिए कर रहा था कि वो उसके जो खालिस्तानी ग्रुप है या फिर जो खालिस्तानी समर्थित लोग हैं, उसके द्वारा जो एक बनाई गई पार्टी है, उसके समर्थन में आकर के भारत के खिलाफ, भारत से एक अलग देश बनाने की, जो कि पंजाब स्टेट है, पंजाब को अलग स्टेट बनाने की हमेशा से मांग की जाती रही है। लेकिन खालिस्तान चाहता है, खालिस्तान ये चाहता है कि पंजाब को अलग स्टेट नहीं बल्कि एक अलग देश बनाया जाए। उनकी ये हमेशा से मांग रही है कि इस देश को, इस पंजाब को अलग से देश बना दिया जाए, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो और यहाँ के नियम कायदे सब कुछ अलग हो। किस वजह से, किस चीज के ऊपर, किस चीज को बेस बना करके ये डिमांड की जा रही है? तो इनका कहना यह है कि चूंकि हमारी लैंग्वेज है वो अलग है, हमारे खान पान अलग है, बिल्कुल भिन्न है, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि खालिस्तानी जो समर्थित लोग हैं वो मिल करके, जो पंजाब के अंदर रहने वाले लोग हैं, सिख लोग, वो लोग मिल करके एक अलग देश का निर्माण करें। ये खालिस्तान की बात है, पंजाब के लोगों की बात नहीं है, सिख लोगों की बात नहीं है। सिख समुदाय के लोग हमारे देश के लिए हमेशा से समर्पित रहे हैं, हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। भगत सिंह को कौन भुला सकता है, जो 22 साल की एज में क्या कर दिया उन्होंने, फांसी पर चढ़ गए इस देश को आजाद कराने के लिए। और यहाँ पर 26 साल के व्यक्ति कौन है? ये अमृतपाल सिंह, जो कि पिछले कई दिनों से दुबई में जाकर के ट्रक चला रहे थे, अचानक इंडिया आते हैं और कहते हैं कि हमें अलग देश बनाना है। लेकिन समस्या ये है कि पुलिस चुप क्यों बैठी है? पुलिस ने आखिरकार उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया गया? क्या कोई भी व्यक्ति बस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कि हमारे यहाँ पर आर्टिकल 19 में कहा गया है कि सबको बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल देगा क्या? कोई भी कभी भी खड़ा होता है और कुछ भी बोल देता है हमारे देश के अंदर में। सिर्फ पंजाब की ही बात नहीं है, बल्कि पिछले दिनों में जो कुछ प्रकरण हुए हैं वो हमें याद है। अभी भी जेएनयू में क्या हुआ, अफजल के साथ में, अफजल के सपोर्ट में लोगों ने नारे लगाए। क्या बोला गया कि अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, साथ ही साथ भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये सब नारे लगाए गए और पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को देखते हुए क्या होता है, लोगों का मन बढ़ जाता है। लोग ये सोचते हैं कि अगर वहां कुछ भी नहीं हुआ तो यहां हमारा क्या हो पाएगा। क्या किया है आखिर अमृतपाल सिंह ने? अमृतपाल सिंह ने 23 फरवरी को अपने एक सपोर्टर को छुड़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ, उसने अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे ग्रुप को लेकर के, एक जगह है पंजाब के अंदर में अजलाना, अजलाना पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन पे हमला किया, वहां से अपने सपोर्टर को छुड़ाया। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हथियारों के साथ में कई पुलिसकर्मियों को घायल भी किया गया। 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे चोट लगी और वहां पे पुलिस कुछ नहीं कर पाई। पुलिस शांत बस देखती रही, वो व्यक्ति को छुड़ा करके लेके चला गया। क्या इसी तरीके से एक देश का कानून, क्या इसी तरीके से एक राज्य की शासन व्यवस्था चलनी चाहिए? क्या ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए जिस तरीके का
अजलाना के अंदर में हुआ है। अजलाना में जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक हरकत थी, जो कि उनके द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, खालिस्तानियों के द्वारा की गई। मैं आतंकवादी शब्द बार बार इसलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि इस खालिस्तानी जिसका नाम है अमृतपाल सिंह, इसको सपोर्ट दिया हुआ है आईएसआई ने। ये बहुत बड़े पैमाने पे बात पहले से सिद्ध की जा चुकी है कि आईएसआई के सपोर्ट की वजह से ही वो इंडिया में लैंड हुआ, और इसी वजह से इतनी जल्दी एक जो पार्टी का लीडर बन जाता है, जो पार्टी भी सिर्फ 2021 में ही बनी है, वो इतनी जल्दी सिर्फ कुछ लोगों के सपोर्ट से इतनी बड़ी पार्टी बन जाती है कि खालिस्तान जैसे ग्रुप का इसको समर्थन मिल जाता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे आईएसआई की बैकिंग है और पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। इसी वजह से ये काम इतनी तेजी से हो पा रहा है। अदरवाइज इनको इतने सारे हथियार, इतना सारा पैसा जो कि एक पार्टी को बनाने के लिए चाहिए होता है, इतना सारा जो पूरा एक तरीके से कनेक्टिविटी की जरूरत होती है एक पार्टी को बनाने के लिए, एक माइंड चाहिए होता है जो कि पीछे से सपोर्ट करे, पीछे से काम करे, वो कैसे मिलता? वो सब कुछ पहले से प्री प्लान था, और उसी प्री प्लानिंग की वजह से ये सब लोग इतनी तेजी से एक्टिविटी को कर पाए, इतनी तेजी से ये आगे बढ़ पाए हैं। अब देखिए, इस तरीके से तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि अजलाना पुलिस स्टेशन पे इस तरीके की झड़प हुई। पहले तो पुलिस ने थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने यह कहा कि जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो इन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब की आड़ में पुलिस स्टेशन में एंट्री की। गुरु ग्रंथ साहिब वो ग्रंथ है जिसके लिए सिख ही नहीं बल्कि हिंदुओं के मन में भी बहुत ज्यादा श्रद्धा है। सभी लोग उनकी पूरी श्रद्धा करते हैं, दिल से बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाए और वहां से अपने जो भी समर्थित लोग हैं, उन पुलिस स्टेशन में बंद हैं, उनको छुड़ा करके ले आए। ऐसे में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है। ऐसे में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, और किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। चाहे वो सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को अपने हाथ में लेकर के जाए, चाहे वो हथियार, बंदूक, तलवार कुछ भी अपने हाथ में लेकर के जाए, चाहे वो गीता को अपने हाथ में लेकर के जाए, चाहे वो कुरान को अपने हाथ में लेकर के जाए, चाहे अपने मत्थे पे रख के जाए, चाहे अपने सिर पे रख के जाए, लेकिन भारत के अंदर में किसी भी व्यक्ति को लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ पुलिस को भी यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाए, और अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि कुछ उसके समर्थित लोग पुलिस स्टेशन पे हमला कर रहे हैं। तात्कालिक प्रभाव से यह सुनने के लिए अच्छा लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने अपनी दबंगई के दम पे, अपनी ताकत के दम पे अपने समर्थित व्यक्ति को छुड़ा लिया, पुलिस स्टेशन में जा करके वहां से अपने व्यक्ति को निकाल करके बाहर ले आया। लेकिन लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या होता है एक देश के अंदर, अगर आप इसको सोचेंगे, जरा इसके ऊपर विचार करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा अगर चलता रहे तो बहुत ही जल्दी देश के अंदर में अराजकता फैल जाएगी, और कोई भी व्यक्ति बंदूक लेकर के, हथियार लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचेगा और अपने लोगों को छुड़वाने की मांग करने लगेगा। किसी भी व्यक्ति के, चलते फिरते व्यक्ति के कनपटी पे बंदूक लगा के ये कहा जाएगा कि आखिरकार तुमने हमारे समर्थित व्यक्ति को जेल में बंद करके क्यों रखा है, तुमने हमारे समर्थित व्यक्ति को संबंधित कानून के आधार पर सजा क्यों सुनाई हुई है। जजेस, पुलिस स्टेशन में रहने वाले पुलिसकर्मी, सब के सब इस चीज के विक्टिम बन जाएंगे, इसके शिकार हो जाएंगे, और इस चीज को ध्यान में देना चाहिए। क्या हमारे देश की पुलिस, हमारे राज्यों की पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि वो कुछ आने वाले व्यक्तियों को जो कि वहां पे हमला कर देते हैं, उनके बारे में किसी भी तरीके की इंटेलिजेंस नहीं मिल पाती? क्या किसी भी तरीके की उनको जानकारी नहीं मिल पाती? कैसे आखिरकार ये हो जाता है कि कोई भी इनपुट इनको पहले से मिल ही नहीं पाता कि वो आसपास के पुलिस स्टेशन से फोर्स बुला सके, उसकी जानकारी इन्हें मिल सके अच्छे से कि हाँ भैया, हमारे यहाँ पे अटैक होने वाला है, या फिर कोई भी लोग हमारे यहाँ पर आने वाले हैं। क्या कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो एक गुरु ग्रंथ साहिब, एक संबंधित समाज का, एक संबंधित धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, उसको लेकर के आया है, इसलिए हम उसको कुछ भी करने देंगे, किसी भी तरीके की मनमानी करने देंगे? ये सवाल उठता है हमारे मन में ही नहीं बल्कि आपके मन में भी उठना चाहिए, और ये जायज सवाल है जो आज देश पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ पंजाब पुलिस से ही नहीं बल्कि पंजाब की सरकार से, भगवंत मान जी से, कि आखिरकार आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको यह जवाब देना होगा कि क्यों आपकी पुलिस बल इतनी कमजोर हो गई है कि बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक खालिस्तानी नहीं बल्कि उसके पूरे समूह को पकड़ नहीं पा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आने वाले समय में जो भी आपके द्वारा वायदे किए गए थे उनको पूरा करने में नाकामयाब रही है आपकी सरकार?
पंजाब सरकार ने वादे किए थे 2021 में इलेक्शन से पहले कि भैया हमारी अगर गवर्नमेंट आती है तो हम पूरी तरीके से पंजाब को बदल देंगे, नशा मुक्त कर देंगे और लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित कर देंगे। जिस तरीके की अराजकता पंजाब के अंदर में फैली हुई है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को काम मिलेगा, स्कूल्स बनाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। ये सब काम होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आतंकवादी पाले जा रहे हैं, खालिस्तानियों को पाला जा रहा है और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं नहीं मानता कि किसी भी देश की पुलिस इतनी कमजोर हो सकती है, किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट की पुलिस इतनी कमजोर हो सकती है कि वहां से कुछ खालिस्तानी अटैक करके अपने लोगों को छुड़ा करके ले जाएं। क्यों यूपी के अंदर में अब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कहा माना जाना गुंडा अपने लोगों को पुलिस स्टेशन से नहीं छुड़वा पा रहा है? क्या पुलिस 5 साल पहले अगर हम जाएं, 10 साल पहले की अगर बात करें तो वही यूपी जो सबसे नंबर 1 पे नंबर 2 पे आया करता था गुंडागर्दी में, आज वहां से पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की मानसिकता जिम्मेदार है, सरकार की विल पावर जिम्मेदार है कि वो किस तरीके के डिसीजंस लेती है और किस तरीके के उसके द्वारा एडवाइस दी जा रही है पुलिस को, किस तरीके के कमांड दिए जा रहे हैं पुलिस को। पुलिस इतनी कमजोर नहीं होती है कि वो लोगों को रोक न सके। पुलिस बहुत ताकतवर होती है और उसके पास बहुत से अधिकार भी हैं, लेकिन उन अधिकारों का, उनकी ताकत का उपयोग करने के लिए जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो गलत इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये अमृतपाल सिंह भाग नहीं पाता, बल्कि जिस दिन ये एक्टिविटी हुई 23 फरवरी को, उसी दिन अगले दिन ही 24 फरवरी को उसको पकड़ लिया जाता, अरेस्ट कर लिया जाता और अंदर डाल दिया जाता। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों तक लगातार पुलिस सिर्फ देखती रही कि आखिरकार अमृतपाल सिंह जैसा कोई व्यक्ति यहां पर आया था जिसने अपने व्यक्ति को छुड़ा करके यहां से ले गया। लेकिन 7 दिनों के बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। 7 दिनों तक आखिर पुलिस क्या कर रही थी? क्यों पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया? सिर्फ अमृतपाल सिंह ही नहीं बल्कि उसके साथियों के ऊपर भी, जो भी लोग उस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार थे। 23 फरवरी के बाद आज की जो तारीख है, आज की तारीख में पुलिस पहुंचती है अमृतपाल सिंह को अरेस्ट करने के लिए और फिर वहां पर भी नाकामयाबी हासिल होती है। 20 से 25 किलोमीटर की चेजिंग होती है। अमृतपाल सिंह आगे आगे कार में जा रहा है और पीछे पीछे पुलिस उसको चेज कर रही है और पुलिस पकड़ नहीं पाती है। वो भाग के निकल जाता है। कहां गया पता नहीं। उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया, उसकी कार बरामद हुई, उसके कुछ हथियार भी बरामद हुए, लेकिन अमृतपाल सिंह बच के निकल गया। इससे यह पता चलता है कि साफ साफ पुलिस कहीं ना कहीं या तो उसके हाथ बांध दिए गए या वो कमजोर साबित हुई। और अगर वो कमजोर साबित हुई तो पंजाब सरकार को ध्यान देना होगा कि उसको कैसे ताकतवर बनाया जाए, कैसे उसको बूस्ट किया जाए, उसकी इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाए। और अगर सरकार इसके लिए जिम्मेदार है तो सरकार को जवाब देना होगा संसद में, सरकार को जवाब देना होगा विधानसभा में कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों पुलिस पकड़ नहीं पाई, क्यों पुलिस के हाथ बांध दिए गए कि वो अमृतपाल सिंह जैसे आरोपी को छोड़ देती है, ऐसे ही भगा देती है या फिर वो चला जाता है। पुलिस ने चेस तो किया लेकिन पकड़ क्यों नहीं पाई, ये जवाब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार क्यों पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पाई। जबकि पिछले 24 घंटे से इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से पंजाब के अंदर बंद है। बहुत ज्यादा नुकसान होता है जब इंटरनेट की सेवाएं बंद होती हैं किसी भी देश के अंदर। 2020 में $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ था सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इंटरनेट की सेवाएं बीच बीच में बंद कर दी जाती हैं जब भी कभी प्रोटेस्ट होता है या फिर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज होती हैं तो। लेकिन खामियाजा इसका हमें भुगतना पड़ता है, स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि देश में हर एक व्यक्ति को, व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति इंटरनेट का यूज कर रहा है और कहीं ना कहीं उसकी जो एक तरीके से एक्टिविटीज हैं वो प्रभावित होती हैं जब भी कभी इंटरनेट की सेवाएं बंद की जाती हैं। और अगर इंटरनेट की सेवाएं बंद की जा रही हैं, आप किसी भी व्यक्ति को, किसी आरोपी को पकड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो देश, राज्य पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करता है, उनके साथ में जाता है, पुलिस बल के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में जाता है कि ठीक है, किसी आरोपी को पकड़ने के लिए आपके द्वारा ये स्टेप उठाया गया है, बहुत अच्छा कदम है, आप ऐसा करिए, लेकिन साथ में रिजल्ट भी आना चाहिए। रिजल्ट ये होना चाहिए था कि अमृतपाल सिंह को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया जाना चाहिए था।
रिजल्ट ये होना चाहिए था कि 23 फरवरी को जिस दिन ये एक्टिविटी हुई उसके अगले दिन ही 24 फरवरी को 24 घंटे के अंदर अंदर अमृतपाल सिंह को पकड़ के जेल में डाला जाता या फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता कि जिस तरीके की एक्टिविटी उसके द्वारा की गई है वो किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसकी सराहना नहीं की जा सकती, बल्कि वो पूरी तरीके से निंदनीय है और इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट किया जाना चाहिए था पंजाब पुलिस के द्वारा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस चीज का उनको जवाब देना होगा कि आखिर उनकी ये नाकामयाबी क्यों हुई, क्या वजह रही कि ये वो नाकामयाब हुए अमृतपाल सिंह को पकड़ने में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं खालिस्तान की। खालिस्तान की जब हम बात करते हैं तो बस एक ही चीज हमें समझ में आती है, वो ये है कि खालिस्तान चाहता है कि जो ये पंजाब वाला इलाका है, पंजाब वाले इलाके को एक अलग स्टेट बनाया जाए, एक अलग देश बना दिया जाए। स्टेट तो ये बना हुआ है, जब से डिमांड हुई थी खालिस्तान का एक तरीके से जब से उत्पन्न हुआ है खालिस्तान, जब से खालिस्तान बना है उनकी यही डिमांड रही है। पहले तो वो ये चाहते थे कि पंजाब को एक अलग स्टेट बनाया जाए, उसे कुछ अलग अधिकार दिए जाए, क्योंकि पंजाब में रहने वाले जो सिख लोग हैं वो इंडिया के अंदर में माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं, यानी कि अगर वो लोग यहाँ पे माइनॉरिटी हैं तो उनको कुछ अलग विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। पहले वहां से शुरुआत होती है, लेकिन खालिस्तान धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और फिर खालिस्तान कहता है कि हमें एक अलग देश चाहिए, हमें एक अलग देश चाहिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिख लोग रहने वाले हों, पंजाब के इस इलाके के लोग रहते हों। लेकिन पूरे पंजाब राज्य का सपोर्ट उनको बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब में ऐसी पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अकाली दल हो, उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है खालिस्तानियों को। बहुत कम लोग हैं जिनका सपोर्ट है खालिस्तानियों को, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक अगर मछली तालाब में गंदी हो जाए या सड़ जाए तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है, पूरे तालाब के पानी से गंध आने लगती है, बास आने लगती है। उसी तरीके से आज पंजाब से कहीं ना कहीं बास आ रही है कि खालिस्तानियों का उत्पन्न फिर से हो रहा है पंजाब के अंदर में, और अगर इसे यहीं पर नहीं रोका गया तो आने वाले समय में यह समस्या बन सकता है देश के लिए। हालांकि जो भी देश के दुश्मन हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, उन सभी को यह समझ लेना चाहिए कि भारत की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश की अगर पुलिस या फिर हमारे स्टेट की अगर पुलिस किसी भी तरीके से नाकामयाब होती है तो हमारे पास आर्मी भी है, जो कि देश के अंदर भी लड़ सकती है और देश के बाहर भी लड़ सकती है। पाकिस्तान से भी लड़ सकती है, चीन से भी लड़ सकती है और इस तरीके के खालिस्तानियों से भी लड़ सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो सेना को उतारा जाएगा और इन्हें पकड़ा जाएगा। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जल्दी ही हम आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या था खालिस्तानियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसके बाद किस तरीके से हुई थी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या। एक सिख के द्वारा इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी। बताया जाता है कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान का हाथ था, सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों के ऊपर जो चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार था, वही एक बहुत बड़ी वजह बनी थी कि हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी।